नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। इस टॉपिक से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात आती है मौलिक अधिकार की चर्चा पहले कहाँ हुई थी, तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिए थे। इसी अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया और इसी अधिकार को मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। अब बात आती है, एक प्रश्न है जो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया, तो भाग 3 में किया गया। किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रारंभ में हमारे देश के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद इसमें एक मौलिक अधिकार में कमी किया गया। 1978 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था, हटाते हुए उसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। अब मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में स्पष्ट तौर पर एक अंतर देखा जाता है कि मौलिक अधिकार का हनन होने की स्थिति में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील कर सकते हैं, जबकि कानूनी अधिकार में हम अपील तो करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी करता है। उस समय के बाद से हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार बच गए, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके इस अनुच्छेद को डिफाइन करना है, जहां से कि प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून के नज़र में सभी समान होंगे और सभी परिस्थिति में सब पर समान कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है भेदभाव में की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ वंश, लिंग, धर्म, जन्म के स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक सेवाओं में समानता, मतलब किसी भी प्रकार के सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की समाप्ति या छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इसमें सामान्य या विशेष प्रकार के किसी भी उपाधि को धारण करने से मना किया जाता है। अपवाद में है शिक्षा और सेना को छोड़कर। शिक्षा के माध्यम से जिस उपाधि को आप धारण करते हैं वो उपाधि, और सेना में जिस पद पर आप होते हैं वो उपाधि को छोड़कर तमाम उपाधियों को समाप्त करने की बात कहा गया है। तो हम लोगों ने देखा समता के अधिकार को। अब देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होती है, जिससे वो अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करता है। अब अनुच्छेद 19 को 6 भागों में बांटा गया है। इसके भी 6 भाग हैं। अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5), अनुच्छेद 19(6). अब इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 19(2) में शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 3 में सभा एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। 1904 में बिना किसी बाधा के भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 19(5) में भारत के अंदर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता होती है। और अनुच्छेद 19(6) में भारत के अंदर व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 19 को देखा। इसमें एक कहानी टाइप भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं याद करने के दृष्टिकोण से। किसी नागरिक को यदि सरकार से किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो वह सरकार के खिलाफ अपनी भावना, मतलब बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह बोलता है। यदि सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देता है
तो वह व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के सभा या सम्मेलन करता है, उससे भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तब वह व्यक्ति संस्था या संघ बनाता है और उसके माध्यम से अनुच्छेद 4 में जो हमने कहा बिना बाधा के भारत के अंदर कहीं भी घूमता है, तो वह सभा और संस्था जो बनाया उसके माध्यम से भारत के अंदर कहीं भी जाने आने घूमने प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 19(5) में यदि बाहर कहीं गए तो आप रुकेंगे भी, तो निवास करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19(6) में यदि निवास किए तो आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए जीविकोपार्जन के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 20 में कहा गया, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति पर जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती है, और अपराध सिद्धि के बाद उसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। और इसी में एक बात और कहा गया है कि जो व्यक्ति अपराध किया है उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। इसी को जीवन की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। इसके माध्यम से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसी में अनुच्छेद 21 क एक और है, जिसमें अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान के द्वारा उसे 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। पहला संरक्षण प्राप्त है, किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण जानने की स्वतंत्रता, वह जान सकता है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है कि 24 घंटा के अंदर किसी नजदीकी न्यायालय में उसे उपस्थित किया जाए। और तीसरा है अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। अब हम लोग अनुच्छेद 3 मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम अनुच्छेद 23 एवं 24 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 एवं 24 को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 23 में मनुष्य व्यापार और बालात श्रम पर रोक, अर्थात अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य के खरीद बिक्री एवं बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगाते हुए इसे दंडनीय अपराध माना गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी बालक को आप किसी प्रकार के कल कारखाना या अन्य स्थानों पर यदि उससे काम लिया जाता है तब यह दंडनीय अपराध माना जाता है। अर्थात बालक के बाल श्रम
पर रोक लगा दिया गया। किसी भी कल कारखाना में किसी भी बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है। तो मित्रों, आज हम लोग अनुच्छेद 24 तक देखे। यह टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसका हम दूसरा भाग आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। आज हम यहीं तक रहेंगे। आप लोग को यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।